एक तरफ अमेरिका और इजराइल खड़े हैं और दूसरी तरफ है ईरान। झुकने को कोई तैयार नहीं, वार पलटवार दोनों तरफ से हो रहा है, लेकिन ईरान सिर उठाए हुए है और ट्रंप दावा कर रहे हैं कि एक हफ्ते में ईरान घुटने टेक देगा। बड़ी बात यह है कि ये युद्ध 11वें दिन तक पहुंच चुका है। ईरान ने सिर पर कफन बांध कर रखा है और अमेरिका और इजराइल के साथ दुनिया का कोई दूसरा देश इस वक्त खड़ा दिखाई नहीं देता। इस बीच घरेलू मोर्चे पर भी ट्रंप के खिलाफ लगातार आवाजें उठ रही हैं। तो सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप युद्ध में बिना आकलन के इजराइल का सपना पूरा करने के लिए कूद गए और अब निकलने का रास्ता खोज रहे हैं? इन्हीं सवालों पर आज अपने एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे, लेकिन शुरुआत सबसे पहले वॉर जोन से आ रही इस बड़ी खबर के साथ करते हैं। ईरान ने बहुत बड़ा दावा किया है, उसने अपने सबसे खतरनाक कामिकाजी ड्रोन से इजराइल पर हमला किया है। यह ड्रोन हमला हाइफा ऑयल एंड गैस रिफाइनरी को निशाना बनाकर किया गया। ईरान ने इजराइल हमलों को कम करने के लिए उसकी ऑयल सप्लाई चेन तोड़ने की कोशिश की है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि इस ड्रोन हमले में कितने टारगेट अचीव हुए हैं। पिछले 11 दिनों से इजराइल और अमेरिका भी लगातार ईरान पर हमले कर रहे हैं, लेकिन ईरान किसी भी सूरत में झुकने को तैयार नहीं है। यह वॉर जोन की बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इजराइल पर ड्रोन हमले का ईरान का बहुत बड़ा दावा, हाइफा ऑयल रिफाइनरी पर हमले का दावा किया गया है। जैसे आपको याद होगा, कुछ दिन पहले ईरान के ऊपर हमला किया था इजराइल ने और उसमें ईरान की ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया गया था। ठीक उसी तरीके से ईरान ने अब इजराइल पर हमला किया है। और वॉर जोन से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल में मिसाइल हमलों का सायरन बज रहा है। ईरान से छोड़ी गई मिसाइलें इजराइल के आसमान में साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। इसमें कई मिसाइलों को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। इस दौरान लोगों में दहशत भी है। ईरान ने अपनी मिसाइल की 33वीं खेप इजराइल की ओर दागना शुरू कर दिया है और दावा यह किया जा रहा है कि इसमें 1 टन से ज्यादा विस्फोटक वाली मिसाइलें भी शामिल हैं। अब तक जो मिसाइलें दागी गई थी उसका वॉरहेड तकरीबन 100 से 200 किलो के वॉरहेड का बताया जा रहा है, लेकिन अब 1 टन वॉरहेड वाली मिसाइलें भी दागे जाने का दावा ईरान की ओर से किया जा रहा है। और अब तक के हमलों में कैसे इजराइल में तहस नहस मचा है या कैसे बर्बादी मची है वो आपने देखा। सोचिए जरा कि 1 टन वाले अगर वॉरहेड वाली मिसाइलें इजराइल को हिट करेंगी तो इजराइल का क्या होने जा रहा है। कम से कम ईरान ये दावा कर रहा है कि जल्द ही वो अपने ऐसी मिसाइलों को मैदान में उतारेगा जो 1 टन वाले वॉरहेड ले जाने की क्षमता रखती हैं। बड़ी बात यह कि इजराइल के आसमान में कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट भी किया गया, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम 100% एक्यूरेट नहीं होते, जैसा कि डिफेंस एक्सपर्ट्स भी मानते हैं। और इसमें अगर कुछ मिसाइलें भी इजराइल की लैंड हिट करती हैं तो उससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है इजराइल को, ऐसा आकलन किया जा रहा है। अभी इस वक्त की खबर यह है कि इजराइल के आसमान पर लगातार मिसाइलें उड़ती हुई देखी जा रही हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के कुछ सलाहकारों ने उन्हें ईरान युद्ध से बाहर निकलने के प्लान पर विचार करने की नसीहत दी है। बताया जा रहा है कि ट्रंप के सलाहकारों ने कहा है कि तेल की बढ़ती कीमतों और युद्ध के लंबा खिंचने से घरेलू स्तर पर मुश्किलें आ सकती हैं, यानी कि अमेरिका अपने ही देश में मुश्किलों में पड़ सकता है और यह एक नए राजनीतिक मुद्दे को जन्म दे सकता है। क्योंकि यह बात सब जानते हैं कि जब से इस युद्ध की शुरुआत हुई है अमेरिका में लोग सवाल उठा रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि यह जंग तो इजराइल की थी, इसमें अमेरिका को पड़ने की जरूरत क्या थी। और अब वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट जिसमें दावा किया गया कि अंदर खाने राजनीतिक संकट उत्पन्न हो सकता है अमेरिका के अंदर। दूसरा जो बड़ा दावा किया गया वो ये किया गया है कि अमेरिका के लिए लंबा खींचने का मतलब है आर्थिक नुकसान। मैं आपको कुछ बिंदुवार समझाता हूं कि कैसे
यहां पर युद्ध से निकलने के लिए रास्ते तलाशे जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की ओर से, क्योंकि सलाहकार नसीहत दे रहे हैं युद्ध लंबा खिंचेगा तो खतरा बड़ा है। ये डोनाल्ड ट्रंप को उनके सलाहकार बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगला स्लाइड डालिए। क्या सलाहकारों की नसीहत है, मैं अपने दर्शकों को बताता हूं। अमेरिका पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा अगर युद्ध लंबा खिंचा तो, ये सीधे तौर पर सलाहकार कह रहे हैं। और इसके अलावा क्या कह रहे हैं, घर में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, यानी कि ऑयल की कीमतों में उछाल होगा, लोगों की जेब पर असर पड़ेगा, लोगों का विरोध बढ़ सकता है, घर में राजनीतिक खतरा बढ़ सकता है। वहां पर जो विरोधी पार्टियां हैं डोनाल्ड ट्रंप से लगातार सवाल अभी भी पूछ रही हैं। राजनीतिक मुद्दा इस युद्ध को बनाया जा सकता है। स्कूल पर मिसाइल गिरने की जांच हो सकती है, जो सलाहकारों ने नसीहत दी है डोनाल्ड ट्रंप को। यानी कि याद होगा आपको कि कैसे 160 से ज्यादा छात्राओं के मरने की बात ईरान में कही गई थी अमेरिकी हमले में, और उसके बाद उसे भी मुद्दा बनाया जा सकता है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आर्थिक बोझ जो है वो बढ़ सकता है अमेरिका के ऊपर। युद्ध के पहले 4 दिन में $3.7 अरब का खर्च आया है अमेरिका को, यह रिपोर्ट बता रही है। और इससे पता चलता है कि अमेरिका के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। हर रोज युद्ध का खर्च करीबन 7,400 करोड़ रुपए, और 7,400 करोड़ रुपए हर दिन अमेरिका को वहन करने पड़ रहे हैं। और वहां के लोग पूछ रहे हैं कि इसमें तो हमारा कोई लेना ही देना नहीं था जंग में, फिर भी आप इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं। एक हफ्ते में करीब $11 अरब खर्च हुए हैं, और $11 अरब खर्च होने का मतलब है कि अमेरिका की सरकार को अपनी जेब ढीली करनी पड़ रही है इस युद्ध में, जो कि इजराइल और ईरान की मानी जाती है। कुल 65 से 95 अरब डॉलर तक का खर्च इस पूरे युद्ध में हो सकता है। अभी तक इस जंग को लेकर आर्थिक रूप से जो आकलन किया जा रहा है कितना खर्च होगा, उसमें यह बात सामने आई है। तो ऐसे में अपने ही स्तर पर अमेरिका जो है वो घिर रहा है। हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान जुड़ गए, उनसे तारुफ आपसे करा दें। हमारे साथ एवीएम पीके श्रीवास्तव जुड़ गए बतौर डिफेंस एक्सपर्ट, कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। मैं पीके श्रीवास्तव से शुरुआत आप ही से करता हूं। ये जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है जिसमें दावा किया जा रहा है कि अमेरिका अपने घर में राजनीतिक स्तर पर भी गिर सकता है, दूसरा आर्थिक बोझ उस पर काफी ज्यादा पड़ रहा है, क्या डोनाल्ड ट्रंप के पिछले बयानों से यह समझा जा सकता है, या जो हालात बन रहे उससे यह समझा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप अब इस युद्ध से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं? अगर ढूंढ नहीं रहे हैं अनुराग, तो मैं कहूंगा ढूंढें, क्योंकि जहां तक उनकी अप्रूवल रेटिंग है, अगर आप पुराने देखें जो सीनियर जॉर्ज बुश ने शुरू किया था, किसी ने शुरू किया था, नॉर्मली जब तक आपकी मॉरल स्टैंडिंग नहीं होती है आपको डोमेस्टिक सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिलता है। इसके बाद अप्रूवल रेटिंग डोनाल्ड ट्रंप की डाउन हो गई है। एक तो एक बात है, और मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं, शायद जिसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये लड़ाई शुरू की थी जी। अब इस लड़ाई का पर्पस किसी को समझ में नहीं आ रहा है, और ये लड़ाई कोई आसान लड़ाई नहीं है। उन्होंने इसको भी वेनेजुएला की तरह समझा और सोचा कि 1-2 अटैक से काम चल जाएगा। आपने पुराने युद्ध में भी देखा होगा, चाहे वियतनाम का हो, चाहे अफगानिस्तान का हो, चाहे वो इराक का हो, जाना बहुत आसान होता है, उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। और अमेरिका के पास जो फायर पावर है वो ऑ करने के लिए काफी है, बट दैट इज फॉर अ वेरी लिमिटेड पीरियड। क्योंकि इंटरसेप्टर मिसाइल्स जो हैं और आपकी जो अटैक मिसाइल्स हैं, दोनों एक लिमिटेड नंबर्स में होती है, उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। अगर ईरान उनके थार्ड मिसाइल्स को सिस्टम को, एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है, और जहां तक खबरें आई हैं कि 2 थार्ड मिसाइल सिस्टम जो एयर डिफेंस सिस्टम निष्क्रिय कर दिए गए हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी चेतावनी है। और अब्राहम लिंकन जो वहां खड़ा हुआ है करियर, एयरक्राफ्ट करियर, उसके ऊपर भी मिसाइलें दागी जा रही हैं। और जहां तक सवाल है, जितनी 8 मिसाइल दागी गई थी उसमें से एंगेज करने के लिए कम से कम 16 उनकी खत्म हो गई होंगी, और जो डिफेंड करने के लिए डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, एक के साथ 3 डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, उसमें लगभग एक के पास उतनी ही मिसाइल होती है, ये टोमाहॉक मिसाइल्स वगैरह होती हैं। तो अब वो इतनी इंटरसेप्टर मिसाइल्स लाएंगे कहां से? बिल्कुल, अगर ये युद्ध लंबा छिड़ता है। हाँ, तो मतलब अगर एक लाइन में आप समझाएंगे दर्शकों को, तो ये समझाएंगे कि अमेरिका बैकफुट पर आ गया है इस जंग में। अमेरिका हल्के फुल्के में नहीं, अच्छे से बैकफुट पर इसलिए आ गया है कि उसे ये नहीं पता था कि अगर हम युद्ध में एंगेज नहीं कर रहा है, ईरान उनसे डायरेक्टली एंगेज नहीं कर रहा है, वो लेटरली वॉर कर रहा है, उसने ये उस पर अटैक कर रहे हैं, ये इकोनॉमिक वॉरफेयर उसने शुरू कर दिया है। उसे पता है कि जहां वो बैठा हुआ है स्ट्रेट में हॉर्मुज पे, अगर उसको चोक कर देता है तो कम से कम 20% क्रूड ऑयल और एलपीजी सब, और उससे तो सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित होगा, स्पेशली एशिया। सबसे ज्यादा हम प्रभावित हैं। बिल्कुल सर, मैं शैलेंद्र सर बहुत जल्दी से इसी पे आपका एक रिएक्शन लेना चाहता हूं। ये अनप्लान्ड तरीके से अमेरिका क्या इस वॉर में कूद गया? क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इजराइल बार बार कह रहा था अब नहीं कूदेंगे साहब जंग में, तो कब कूदेंगे? तो क्या ये इजराइल के दबाव में अनप्लान्ड तरीके से अमेरिका इस वॉर में एंटर हो गया और अब मुश्किलों में फंसते हुए वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है? जय हिंद, नमस्कार। अमेरिका मुसीबत में है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
बट एक एज अ फौजी गलत हो जाऊंगा कि मैं ये सोचूं कि कोई दूसरी आर्मी अनप्लैंड तरीके से किसी वॉर के अंदर आ जाती है। एक स्ट्रैटेजिक मिस्टेक हो सकती है, ऑब्जेक्टिव चेंज हो सकते हैं, कुछ भी कह लीजिए। आर्मी आर्मी है, उनकी डिफेंस। आप बता दीजिए, दो आपने एयरक्राफ्ट कैरियर लगाए, आपने इतने जहाज लगाए, प्लान नहीं है तो और क्या है? प्लान है, बट देयर आर कैलकुलेशंस एंड मिसकैलकुलेशन। और मैं ये नहीं कहूंगा, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं एज अ फौजी, आप अपने दुश्मन को कितना भी कमजोर आंक लें जी, लेकिन उस कमजोरी में उसकी स्ट्रेंथ तो रहेगी। ये तो है नहीं ना कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो अपने दो पैरों पर, कमजोर पैरों पर खड़ा हो सकता है। ये सोचकर आप आ सकते हैं। आपने सोचा कि आपकी रिजाइन चेंज हो जाएगी, आपने सोचा पब्लिक अप्रूवर हो जाएगा, आपने सोचा वर्ल्ड ओपिनियन अगेंस्ट आ जाएगा, आपने सोचा 100 चीजें। वहां होती है कैलकुलेशन, वहां होती है बिल्डिंग अप। आपका, अगर मैं ईरान के लिए बात करूं, आपका जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी नहीं हुई अचीव। आप धोखा खा गए वहां पर। बिल्कुल। आपने सोचा था कि मैं ताइवान को कंट्रोल कर लूंगा, आप नहीं कर पाए। आपने सोचा था आईआरजीसी उतने टेक देगी, वो नहीं टेक रही। आपने सोचा था कि चलिए मैं उसको बर्बाद कर दूंगा, आप सक्सेसफुल हो रहे हैं उसको बर्बाद करने में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी मिसाइल और ड्रोन्स को आपके खिलाफ नहीं चला पाएगा। ये आपकी गलती है, आपने सोचा था। उससे भी बड़ी बात मैं कहूंगा कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, ऐसा समझा गया था वो बिखर जाएंगी, और टू दी एक्सटेंट ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इसीलिए अमेरिका इस बात का ड्रीम कर रहा था कि वो हफ्तों में इस जंग को खत्म कर देगा, लेकिन ईरान ललकारते हुए कह रहा है कि हम 10 साल तक इस जंग को लड़ सकते हैं। इस पर बात करेंगे। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं, महायुद्ध से जुड़ी बड़ी खबर। ईरान की आईआरजीसी यानी कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इराक के कुर्दिस्तान इलाके में बने अमेरिका के सैन्य अड्डे पर मिसाइलों से हमला किया है। आईआरजीसी के इस हमले का वीडियो हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस फुटेज में साफ दिख रहा है कि आईआरजीसी ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को कैसे निशाना बनाया और मिसाइलें दागी। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि हाल के दिनों में ईरान ने कई अमेरिकी ठिकानों और सहयोगी देशों के सैन्य अड्डों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन्स हमले किए हैं। ईरान का कहना है कि ये हमले अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए हमलों के जवाब में हैं, जबकि अमेरिका और उसके सहयोगी इसे क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बेहद बड़ा खतरा मानते हैं। इन सबके बीच इस युद्ध ने दुनिया को एनर्जी संकट के बीच लाकर खड़ा कर दिया। भारत में अभी तक ऐसा बड़ा असर नहीं दिखा, लेकिन गैस की किल्लत होना अभी से शुरू हो चुकी है। और यही वजह है कि भारत सरकार ने प्लानिंग की है, जिसके मुताबिक क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं मैं आपको बताता हूं। इसके मुताबिक घरों और गाड़ियों को 100% सीएनजी सप्लाई करने की सरकार की इच्छा है या मंशा है या स्ट्रेटेजी है। रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल में 35% गैस की कटौती की जाएगी, यानी कि रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकलों को गैस जो है वो कटौती के साथ दिया जाएगा। वहां पर गैस जो 100% जाती थी उसमें 35% की कटौती हो जाएगी। उर्वरक संयंत्रों की गैस आपूर्ति 30% घटा दी गई है। यह सरकार की स्ट्रेटेजी है ताकि लोगों के घरों तक एलपीजी सिलेंडर पहुंचे। अगली स्लाइड प्लीज। भारत में ऊर्जा संकट से निपटने के लिए क्या तैयारी की गई वो हमने आपको बताया। अब मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका ईरान युद्ध से तेल का संकट कैसे खड़ा हो गया और उस तेल के संकट पर कैसे तमाम देश जो है वो स्टेप्स ले रहे हैं। थाईलैंड, वर्क फ्रॉम होम के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये थाईलैंड सरकार ने वहां के लोगों के लिए किया है ताकि लोग घरों से कम निकलें, दफ्तरों तक कम अपनी बाइक या कारों का इस्तेमाल करें और ऐसे में पेट्रोल की खपत कम हो। विदेश में होने वाली ट्रेनिंग और यात्राएं थाईलैंड सरकार ने रद्द कर दी हैं ताकि तेल बच सके। वियतनाम क्या कर रहा है? पेट्रोल पंपों के बाहर इस वक्त वहां लंबी लंबी कतारें हैं। कम निजी वाहन के इस्तेमाल की अपील वियतनाम की सरकार कह रही है कि अपने व्हीकल्स का कम इस्तेमाल कीजिए ताकि पेट्रोल कम यूज हो। सार्वजनिक वाहन के इस्तेमाल की अपील वियतनाम की सरकार कर रही है। हंगरी, पेट्रोल डीजल के निर्यात पर बैन, मतलब उनके पास जो एक्सेस है जो वो दूसरे देशों को भेजा करते थे अब उस पर बैन लगा दिया गया है। अब वो बाहर नहीं भेजेंगे, वो सारा पेट्रोल और डीजल अपने पास रखेंगे। 45 दिन के ऑयल रिजर्व करने के आदेश हंगरी की सरकार ने जारी किए। ईंधन के व्यावसायिक इस्तेमाल पर भी कैपिंग कर दी गई है, मतलब वहां पे इंडस्ट्रीज में जो ऑयल इस्तेमाल होगा उसमें भी एक लिमिट तय कर दी गई है। मिस्र की बात करते हैं। यहां तेल कीमतों में 30% का उछाल आ चुका है। ईरान और अमेरिका युद्ध का यह सीधा असर माना जा रहा है मिस्र के ऊपर। कम वाहनों के इस्तेमाल की अपील की गई है। मिस्र की सरकार कह रही है कि अपने पर्सनल वाहन का इस्तेमाल कम कीजिए। फिलीपींस की बात करते हैं। सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है, आप घर रहिए, गाड़ियों का इस्तेमाल कम कीजिए। बांग्लादेश में पेट्रोल पंप से खरीद की सीमा तय कर दी गई है, मतलब वहां 1 लीटर 2 लीटर सरकार ने तय कर दिया, इससे ज्यादा आप ले नहीं पाएंगे। पेट्रोल के लिए हर दिन सिर्फ 2 लीटर, मतलब एक व्यक्ति सिर्फ 2 लीटर पेट्रोल बांग्लादेश में खरीद सकता है। कार और एसयूवी गाड़ी को 10 से 25 लीटर पेट्रोल मिल सकता है।
ये बांग्लादेश की सरकार ने तय किया है। फिर पाकिस्तान की बात करते हैं। यहाँ पेट्रोल डीजल की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हुआ क्योंकि इसके पास अपना कोई रिजर्व था नहीं, और जब संकट की घड़ी है सबसे ज्यादा असर वहां पर पेट्रोल डीजल के दामों पर पड़ रहा है। कॉलेज यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से ऑनलाइन क्लासेस में तब्दील कर दिया गया है। सरकारी दफ्तरों में सिर्फ 4 दिन ही काम होगा, यह पाकिस्तान की सरकार ने तय किया। सरकारी दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम, यानी कि जो लोग हैं जो सरकारी दफ्तरों में पाकिस्तान में काम करेंगे वो 50% घर रहेंगे, 50% दफ्तर जाएंगे। सरकारी विभागों को फ्यूल में 50% की कटौती की गई है, मतलब कि सरकारी विभागों की जो गाड़ियां हैं उनको जो फ्यूल मिलता है उसमें अब सिर्फ 50% ही फ्यूल दिया जाएगा। ये तमाम देशों पर किस तरह से असर पड़ रहा है वो हम बता रहे हैं। श्रीवास्तव सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो असर दिख रहा है पूरे वर्ल्ड में इस वॉर का, इसे समझ में आ रहा है कि ईरान जो कहता था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रोक देंगे, तो उसे जब लोग धमकी के तौर पर देखा करते थे, लेकिन वो कितनी बड़ी चेतावनी है आज तमाम देशों पर पड़ रहे असर से पता चल रहा है। अनुराग, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो आप स्ट्रेटजी की बात पूछ रहे थे, तो मैं बिल्कुल सहमत हूं शैलिन से कि स्ट्रेटजी जो है, जब आर्मी या आर्म फोर्सेस को डिसाइड करते हैं तो नेचुरली वो स्ट्रेटजिक तरीके से आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो इनके जनरल थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उन्होंने अपने प्रेसिडेंट से कहा था कि ये समय लड़ाई लड़ने का नहीं है, ये बात कही थी। तो ये पॉलिटिकल डिसीजन है सर, वेरी ट्रू सर, लेकिन सर आई वांट कि आप पेट्रोल डीजल और इससे संबंधित भी चीजों पर बोलें, क्योंकि हम लोग टॉपिक में आगे भी बढ़ गए सर, प्लीज सर। तो दूसरी बात यह है कि जो पेट्रोल डीजल की आप बात कर रहे हैं, तो ज्यादातर जो बंद हुआ है, ये सोचते थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इतना कंट्रोल और कंटेन कर लेंगे कि उस पर भय नहीं होगा। अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो भय और आक्रांत है वो स्टे करेगा। मैं आपको उसका रीजन बताता हूं, ये जानना जरूरी है दर्शकों को। वहां पर 5 आइलैंड्स हैं। एक आइलैंड को अबू मूसा बोलते हैं, एक आइलैंड को लिटिल टूम बोलते हैं, एक को ग्रेटर टूम बोलते हैं, लेसर टूम एंड ग्रेटर टूम। आपकी जो सी लेन्स होती हैं वो भी एयर रूट्स की तरह डिफाइंड होती हैं कि रास्ता अंदर जाने का एक होता है, बाहर आने का एक होता है, क्योंकि वहां पर डेप्थ होती है, वहां पर सारी चीजें क्लियर होती हैं। तो ये जो जहाज होते हैं ये वहां से निकल सकते हैं। अब सवाल यह है, वहां उन टापुओं पर IRGC की अंडर सी सिटीज हैं, उनके पास फास्ट मिसाइल बोट्स हैं, उनके पास अंडर सी माइंस हैं, उनके पास अंडर वाटर अनमैन्ड व्हीकल्स हैं। तो ये सब जानते हैं। उन्होंने वेलकम किया था कि आप आइए, आप अब्राहम लिंकन को लेकर के, अपने करियर्स को लेकर यहां आइए। वो क्यों नहीं गए? वो थोड़ा पीछे हट गए। रीजन ये है कि जब आप आतंकी हमले पर उतर आते हैं तब आप कैसे उससे निपटेंगे? पूरा विश्व जूझ रहा है। और जहां तक सवाल है कि आप जो इस तरह के बड़े बड़े जहाज और बड़ी बड़ी मिसाइल्स भेजते हैं, वो बड़ा डिस्ट्रक्शन कर सकती हैं, लेकिन जो पाताल में छुपे हुए लोग हैं, उनके लिए तो कुछ और तरकीब निकालनी पड़ेगी। तरकीब क्या थी मैं आपको बताता हूं। एक स्ट्रेटजी अभी भी चल रही है जिसको ये बोलते हैं पेरिफेरल स्ट्रेटजी, जो काम नहीं कर रही है। पेरिफेरल स्ट्रेटजी का मतलब होता है, कुर्द में सोचते थे वहां से आवाज उठेगी। अजेरी जो होते हैं, अजरबैजान वाले, वो अपना सामान इजराइल से लेते हैं, वो सोचते हैं वहां से कुछ मदद मिलेगी। सिस्तान बलूचिस्तान जो है, जो बलूची जिन्होंने अभी इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया था, उनकी मदद शायद मिल जाएगी, क्योंकि सिस्तान बलूचिस्तान में सबसे गरीब लोग ईरान के रहते हैं, लेकिन वहां कुछ हुआ नहीं। उसका कारण क्या था वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसका कारण ये था कि इनकी जो मिलिट्री है 6 लाख की है, 2.5 लाख की IRGC है, और बासेज जिसको आप पुलिस बोलते हैं 6,40,000 की है। वो सिविल को क्लोज में रहते हैं। जब तक उनको आप खत्म नहीं करेंगे, जो सिविल रिबेलियन होता है उठेगा कैसे? बिल्कुल सर, तो इस पर बात करेंगे सर। एक बड़ी खबर और आ गई है, ईरान के केरमान प्रांत में एक बार फिर से हमले की खबर है। बताया जा रहा है कि हमला अमेरिका और इजराइल का जॉइंट ऑपरेशन है। हवाई हमले के बाद वहां पर फ्यूल टैंक से काले धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। यहां पर ईरान ने सैनिक ऑपरेशन के लिए फ्यूल स्टोर किया हुआ था, जिसे अमेरिका और ईरान ने निशाना बनाया है। ईरान पर अमेरिका का यह बड़ा हमला, यह इजराइल ने निशाना बनाया है। ये तस्वीर आपके सामने, ये केरमान में हवाई हमले की तस्वीर, और यहां पर फ्यूल इकट्ठा करके रखा गया था। जाहिर बात है कि वॉर में इस्तेमाल होता और उससे पहले इस पर स्ट्रेटेजिक हमला करके इसे ध्वस्त कर दिया गया। काले धुएं का गुबार सारी कहानी बयां कर रहा है। इन सबके बीच ईरानी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बहुत बड़ी बात कही है। नेतन्याहू ने कहा कि उनका लक्ष्य ईरान की जनता को अत्याचार से मुक्त करना है। नेतन्याहू ने कहा कि उनकी और अमेरिका सेना मिलकर ईरानी सेना को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन इससे आगे ईरान की जनता पर निर्भर करता है कि वो अमेरिका और ईरान का हाथ थामती हैं या नहीं। नेतन्याहू ने कहा कि ईरानी जनता के साथ मिलकर इजराइल और अमेरिका सफल होते हैं तो ये ईरान में अत्याचार का अंत होगा।
मैं शैलेंद्र सर आपके पास आता हूं। ये अभी भी बेंजामिन नेतन्याहू बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमले हो रहे हैं ईरान के अंदर वो ईरान के लोगों के लिए ही है। ये मनोवैज्ञानिक रूप से ईरान की जनता को अपनी तरफ लाने की कोशिश है ताकि वो जो अमेरिका का सपना है रिजीम चेंज का, उसमें उसे मदद मिल सके। मुझे एक रीजन बता दीजिए, आपने 30 रिफाइनरी ऑब्लिक ऑयल डिपोज के ऊपर अटैक किया है, ईरान की जनता को उससे क्या फायदा होने वाला है? वो जो आग चारों तरफ चल रही है, जो काला धुआं वहां चल रहा है, एनवायरमेंटल कह लीजिए, इकोनॉमिक लॉस कह लीजिए, उसमें ईरान की जनता को क्या फायदा है? मुझे बता दीजिए 158 बच्चियां मर गई, उसमें ईरान को क्या फायदा है? क्या मैसेज दूं? ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, प्रोपोगंडा वॉरफेयर, पॉलिटिकल स्टंट, ये तो ट्रंप ने पहले ट्राई कर लिए हैं। नेतन्याहू कौन सी नई चीज बता रहे हैं? मैं नेतन्याहू का अगेंस्ट नहीं हूं, मैं इजराइल के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा हूं, मैं इवैल्यूएशन की बात कर रहा हूं। अगर आपने कोई मुझे एक स्टेप बता दीजिए जो मानवता के तौर पर इजराइल ने ईरान के अंदर किया हो, कोई एक चीज, कहीं कोई एक खाने का पैकेट कहीं गिराया हो या कहीं कोई लीफलेट डाला हो कि चलिए जी आप लोगों के हम साथ खड़े हैं, और अगर आप खड़े हैं तो किस बात के लिए खड़े हैं? आपकी दुश्मनी थी खमैनी से, आपने खमैनी हटा दिया, अब आप बोलते हैं हमको ये भी मंजूर नहीं है। मैं नेतन्याहू को नेतन्याहू नहीं देखता हूं, मैं नेतन्याहू को नेतन्याहू ट्रंप देखता हूं। उनका पूरा नाम नेतन्याहू ट्रंप है, जैसे ट्रंप का नाम है ट्रंप नेतन्याहू। देयर इज नो डिफरेंस, बोलने को वो कुछ भी बोलते रहे, बट दोनों के दोनों कंट्रीज काम एक ही करते हैं, एम एक ही है, स्ट्रेटजी एक ही है, और वो है सिर्फ और सिर्फ, मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ईरान का डिस्ट्रक्शन इजराइल ज्यादा चाहता है, क्योंकि इजराइल को पता है कि हर वेपन सिस्टम, हर न्यूक्लियर सिस्टम अगर कल निकल कर आता है तो वो सबसे पहले इजराइल के खिलाफ होगा, यूएस के खिलाफ नहीं होगा। ठीक है सर, मैं एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूं। अमेरिका और इजराइल का हमला रुक नहीं रहा है तो इधर ईरान झुकने को तैयार नहीं है। मिडिल ईस्ट की लंबी लड़ाई इस वक्त लोगों की ओर से इसका आकलन किया जा रहा है। जब युद्ध शुरू हुआ तो किसी ने सोचा नहीं था कि लड़ाई इतनी लंबी जाएगी। आज महायुद्ध का 11वां दिन है, लेकिन अभी भी ईरान के तेवर नर्म नहीं है। पर्दे के पीछे से चीन का साथ ईरान को नई ताकत दे रहा है। इसी बीच ईरान की तरफ से युद्ध को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया। अमेरिका से 10 सालों तक युद्ध के लिए ईरान तैयार है। आईआरजीसी एडवाइजर ने यह बहुत बड़ी बात कही है। आईआरजीसी एडवाइजर ब्रिगेडियर जनरल सरदार इब्राहिम जब्बारी कह रहे हैं कि ईरान अमेरिका के साथ 10 साल के युद्ध के लिए तैयार है। वो कह रहे हैं हमारे पास ड्रोन और मिसाइलों का भंडार है, प्रोडक्शन का काम अभी भी जारी है। सवाल यह कि इस दावे में कितनी सच्चाई है, या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, या सच में यह है कि ईरान अमेरिका के सामने 10 साल तक टिक सकता है। जरा सुनिए क्या दावा किया गया। در داخل کشور داشته باشند، ولی من به عنوان یه آدم مطلع این رو میگم که ما برای 10 سال جنگ با آمریکا آماده هستیم، حداقل 10 سال. همین گونه که داریم موشک‌هامون رو، پهپادهامون رو استفاده میکنیم که انبارهای ما، ذخایر ما پر مملو و لبریز سرریز و داریم استفاده میکنیم، بلافاصله داریم تو مراکز حساس توسط جوانان غیورمون، دانشمندانمون داریم تولید میکنیم. تولید داره میاد میره تو انبارها برای ذخیره. श्रीवास्तव सर, अगर 30 सेकंड में आप ये समझाएं कि क्या वाकई में ईरान इतना मजबूत है अपने मिसाइलों और अपने ड्रोन्स के दम पर कि वो 10 साल तक टिक सकता है अमेरिका के आगे, जैसा कि दावा किया जा रहा है आईआरजीसी की ओर से? देखिए, दावा वो जो कर रहे हैं और जो काम अभी हो रहा है, दोनों में उतनी सच्चाई नहीं है। दोनों के पास, चाहे वो इजराइल हो या यूएस हो या ईरान हो, इनको इंटरसेप्टर मिसाइल चाहिए, इनको अटैक मिसाइल चाहिए, जिनके नंबर्स लिमिटेड हैं। लेकिन मेरी चिंता कहीं और है। इनके पास जो अभी मिसाइल्स बची हैं, जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, जिसमें आपकी शहर है, खुर्रम शहर है, गदर मिसाइल है और आपकी फतह है, ये सब 1000 से ज्यादा किलोग्राम का वॉरलोड एक्सप्लोसिव लोड ले जा सकती हैं। तो ये अपने आप में कहीं, ये बात सही है कि उनका कोई भी निशाना सटीक नहीं बैठेगा क्योंकि उनका नेविगेशन सिस्टम सटीक नहीं है। लेकिन इजराइल जैसे छोटे शहर में, छोटे देश में, ये कहीं भी पड़ जाएंगे तो बहुत, ठीक है सर, उसका कोहराम होगा। ठीक है शैलेंद्र सर, तो मैं इसको आपके नजरिए से समझने की कोशिश करता हूं कि भाई अमेरिका और इजराइल तो कह रहे हैं कि हमने तो बहुत सारे स्ट्रेटेजिकल हमले किए, बहुत सारे भंडारण को तबाह कर दिया, बावजूद इसके ईरान की क्या कुवत है कि वो 10 साल तक टिक सकता है? शैलेंद्र सर, देखिए, दो चीजें बड़ी क्लियर हैं। ईरान को एज अ मुस्लिम कंट्री अपने मुस्लिम भाई पाकिस्तान से सीखना चाहिए था
दो ही ऑप्शन थे ना, कि या तो वो ये सीख लें कि 4 दिन में घुटने टेक दो, कहानी खत्म हो जाएगी, बच जाओगे, वो बोलते हैं ना, जान बची तो लाखों पाए। लेकिन ईरान वो कंट्री नहीं है। ये सिर्फ मामला मिसाइल्स की गिनतियों का या ड्रोन्स की गिनतियों का नहीं है जी। ये उस कौम की अपनी नाक का है। ईरान की अपनी शान, आन बान शान, जो वो अपने आप को मुस्लिम ब्लॉक का लीडर बताना चाहता है, ये उसका है। और आज मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वर्ल्ड की इंक्लूडिंग यूएस की पब्लिक आज यूएस और सर मैं रोक रहा हूं आपको, एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। तेहरान में नई सत्ता का पोस्टर जारी किया गया, जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं। मुस्तफा खामेनेई को सुप्रीम लीडर नियुक्त किया गया और उसके बाद ये तस्वीरें लगी हैं। ये ईरान की तस्वीर है। ईरान की राजधानी तेहरान में एक इमारत पर यह नया बैनर लगाया गया, जिसमें नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई की तस्वीर है। उनके पिता अयातुल्लाह अली खामेनेई और इस्लामिक गणराज्य के संस्थापक अयातुल्लाह रूहुल्लाह खामेनी की तस्वीर दिखाई गई है। ये देखिए तस्वीरें, और ये बताने की कोशिश की गई है कि जो अब तक जिम्मेदारी मेरे पास थी ईरान को चलाने की, वो अयातुल्लाह अली खामेनेई के हाथों मुस्तफा खामेनेई को दे दी गई है। और सवाल ये भी है कि बार बार जो ईरान की जनता को प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है, क्या ईरान की जनता इस रिजीम को पूरी तरह से समर्थन देती है? हमारे दोनों सहयोगी, हमारे साथ दोनों जो डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया।